हे गाइस, वेलकम बैक टू नेटवर्कर्स ऑन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल के बारे में, जिसको इन शॉर्ट हम ओएसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओएसआई मॉडल है क्या। ये जो ओएसआई मॉडल है, ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें क्या है कि कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइंड हैं कि जो भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करने वाली हैं एक दूसरे के साथ नेटवर्क के अंदर। ओके, बट ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स ही होता है। तो इन प्रोटोकॉल्स का ज़रूरत क्यों पड़ा? ठीक है, वाई डू वी रिक्वायर दिस प्रोटोकॉल्स? सो सबसे पहले बात करते हैं कुछ हिस्ट्री टाइम की, पुराने समय की। तो उस टाइम में क्या होता था कि जैसे अलग अलग कंपनीज होती थी। मान के चलो, एक कंपनी आईबीएम है और एक कंपनी है डेल। तो आईबीएम जो थी वो अपनी सिस्टम्स बनाती थी, वो अपने डेस्कटॉप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये सब डिवाइसेस बनाती थी। फिर ऐसे ही डेल कंपनी है, तो वो अपने अलग डिवाइसेस बनाती थी। मतलब डिवाइसेस सेम होते थे, काम सेम होता था, लेकिन आईबीएम जो थी वो अपने डिवाइसेस के लिए खुद से अपने सेट ऑफ रूल्स बनाती थी, खुद से सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाती थी कि उनकी जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से काम करेंगी। तो उनकी डिवाइसेस के लिए आईबीएम अपनी डिवाइसेस के लिए रूल्स खुद सेट करती थी। सेम वे, अगर एग्जाम्पल के लिए डेल मान के चल रहा है, तो डेल भी अपने डिवाइसेस के लिए सेट ऑफ रूल्स खुद ही डिसाइड करके चलती थी कि उनकी डिवाइसेस जो हैं वो इस तरह से काम करेंगी। तो इस तरह क्या हो रहा था कि सभी कंपनीज के पास अपनी अपनी डिवाइसेस थी, और उन डिवाइसेस के काम करने के लिए अपनी अपनी प्रोटोकॉल्स थी। तो अब यहाँ पे एक इश्यू आना स्टार्ट हुआ। कैसा इश्यू था कि आईबीएम की अपनी प्रोटोकॉल्स थी, वो अलग तरीके से काम करती थी। डेल की अपनी प्रोटोकॉल्स थी, वो अलग तरीके से काम करती थी। ओके, सो अब जैसे मान के चलो, एक यूज़र है जो कंपनी सेटअप करना चाह रहा है, उसको कुछ सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मान के चलते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने आईबीएम चुना और उन्होंने कुछ सिस्टम्स आईबीएम के परचेज कर लिए। ठीक है, अब वो जो आईबीएम के सिस्टम्स थे वो उन्होंने परचेज कर लिए, इंस्टॉल भी कर लिए, और अभी वो जो सारे सिस्टम्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत सही से चल रहा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो फिर अभी क्या हुआ, मान के चलो वो कंपनी अब एक्सपेंड होने पे है, कंपनी की साइज बढ़ रही है, उनको और सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब उनके लिए नई टेक्नोलॉजी और हम मान सकते हैं कि लाइक उनके लिए चीपर ऑप्शन और बेटर ऑप्शन डेल है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, डेल के सिस्टम्स की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने कुछ सिस्टम्स डेल से का परचेज कर लिए। ओके, तो अब उन्होंने डेल के सिस्टम परचेज कर लिए, तो जितने भी डेल के सिस्टम थे वो आपस में उन्होंने परचेज करके इंस्टॉल कर लिए, और अभी जो डेल के सारे सिस्टम्स हैं वो आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि जो कंपनी है उसमें आईबीएम के सिस्टम भी है और उसमें डेल के सिस्टम्स भी है। ओके, दोनों कंपनीज के सिस्टम है और दोनों कंपनीज अपने अपनी अलग सेट ऑफ रूल्स बनाती है। आईबीएम ने अपने लिए अलग रूल्स बनाए हुए हैं, अलग प्रोटोकॉल्स बनाई हुई है। सेम वे डेल ने अपने लिए अलग रूल्स, अलग प्रोटोकॉल्स बनाई हुई हैं कि उनके डिवाइसेस किस तरीके से काम करेंगे। अब वो जो डिवाइसेस हैं, आईबीएम की डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो रही है, कम्युनिकेट कर रही है। डेल की डिवाइसेस वो आपस में अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, कम्युनिकेट कर रही है। लेकिन डेल की जो डिवाइसेस हैं वो आईबीएम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, और आईबीएम की जो डिवाइसेस हैं वो डेल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उनकी वर्किंग डिफरेंट है, वो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। डेल की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोप्राइटरी हैं डेल के लिए, वो सिर्फ डेल के साथ ही काम करेंगी। आईबीएम की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोप्राइटरी हैं आईबीएम के लिए, तो वो सिर्फ आईबीएम के साथ ही काम करेंगी। इस तरह से क्या हो रहा था, मल्टी वेंडर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो रहा था। ओके, और इसको एक तरीके से मान सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी
कि डेल तो जो है वो IBM से कम्युनिकेट नहीं करेंगी, IBM जो है वो डेल से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अब मान के चलते हैं किसी तरह अगर नेटवर्क एडमिन्स जो होते थे उन्होंने कैसे भी करके उन दोनों का कम्युनिकेशन करवा दिया, ओके, कैसे भी करके उन दोनों का कम्युनिकेशन करवा दिया, तो नेटवर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, ओके, नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था और जो उसकी ट्रबल शूटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जा रही थी, ठीक है। तो ये जो IBM की प्रोटोकॉल्स हैं और डेल की प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, ये दोनों जस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही थी। तो बेसिकली अगर सिस्टम्स की सिचुएशन मान के चले तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मान के चलो डेल है तो उसको हम एक इंडियन पर्सन मान के चलते हैं, और IBM जो है उसको हम मान के चलते हैं कि वो एक जापानीज पर्सन है। अब उन दोनों की कॉमन लैंग्वेज अलग है, क्योंकि जो जापानीज पर्सन है उसको तो सिर्फ जापानीज आती है और जो इंडियन पर्सन है उसको सिर्फ हिंदी आती है। तो वो दोनों बात करना जानते हैं, ठीक है, मीन्स दोनों के पास वॉइस है, मीडियम है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो पुराने सब टाइम में ऐसा ही था कि सबकी अपनी अपनी प्रोटोकॉल्स थी, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज थी कम्युनिकेशन करने के लिए। अब वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो उनको एक कॉमन सेट ऑफ लैंग्वेज की ज़रूरत थी कम्युनिकेशन करने के लिए, ओके। सेम वे जो सिस्टम्स थे, जो नेटवर्क डिवाइसेस थी, उनको भी एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत थी कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसी वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इन शॉर्ट जिसको हम ISO बोलते हैं, वो एक मॉडल लेके आए, द OSI मॉडल, ठीक है। तो ये OSI मॉडल क्या था? ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइंड थी, ठीक है, और वो जो प्रोटोकॉल्स थी वो प्रोटोकॉल्स कॉमन होने वाली थी सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सभी डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ओके। तो उन्होंने कुछ कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बनाए और उसके बाद उन्होंने सभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इनवाइट किया कि आप सब लोग यही कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ करें, ओके। फिर इवेंचुअली सब लोग यूज़ करने लगे। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि अब सबकी कॉमन लैंग्वेज जो थी वो सेम हो गई, ओके। सबकी जो प्रोटोकॉल्स थी वो कॉमन हो गई, यानी IBM भी सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रही थी और डेल भी सेम प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रही थी। अब जो जो दोनों कंपनीज थी, जो दोनों मैन्युफैक्चरर्स थे, वो एक कॉमन ग्राउंड पे थी, यानी अब कम्युनिकेशन पॉसिबल था। तो पुराने टाइम में IBM के डिवाइसेस जैसे IBM से कम्युनिकेट करती थी, वो किसी दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। सो करंट सिचुएशन में क्या कर पा रहे हैं हम कि अलग अलग कंपनीज की डिवाइसेस हम यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो अगर अभी आपको एक सिस्टम असेंबल करना है तो आप एक डेल का मॉनिटर ले सकते हैं, एसर का CPU ले सकते हैं, HP का कीबोर्ड ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी चॉइस से किसी भी वेंडर का कोई भी डिवाइस लेके असेंबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है वो कॉमन है, ओके। तो इस तरह से OSI मॉडल का इन्वेंशन ISO ने किया था, इसको डेवलप किया था ISO ने, और ये जो डेवलपमेंट हुआ था ये 1984 में हुआ था, ओके। अब ये जो OSI मॉडल है, सो बेसिकली ये आपको क्या समझाता है कि जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क के अंदर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ओके। इस OSI मॉडल के अंदर जो है टोटल 7 लेयर्स है, ओके, जो आपके डेटा ट्रांसमिशन को समझाती है, ओके। और हर एक लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, और हर एक जो लेयर है वो अपने से ऊपर वाली लेयर को सर्विस देती है, और उस पर्टिकुलर लेयर पर उसके नीचे वाली लेयर सर्विस देगी, ओके। सो अब हम समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है जब हम कोई भी एक डेटा पैकेट या कोई भी मैसेज हम सेंड करते हैं। तो जब वो मैसेज ट्रैवल करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, मींस सेंडर से लेके रिसीवर तक जब वो डेटा जाता है, तो उसके बीच में क्या कुछ प्रोसेस होती है, उसको थोड़ा सा बेसिकली OSI मॉडल की हेल्प से हम समझने का कोशिश करते हैं, ओके। सो मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये कोई हमारा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हमने एक सेंडर को ले रखा है और एक रिसीवर को ले रखा है, और वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो
अब मान के चलो सेंडर को कोई डेटा सेंड करना है, तो जब भी आपको कोई डेटा सेंड करना होता है, आप हमेशा किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है तो आप एसएमएस एप्लीकेशन का, अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप किसी ईमेल एप्लीकेशन जैसे जीमेल हो गया, ओके, आउटलुक हो गया, किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो क्या होता है, आप डेटा जो इनपुट देते हैं वो एप्लीकेशन को देते हैं। ओके, अब जैसे ही आपने डेटा इनपुट दिया तो वो डेटा गया किसके पास, एप्लीकेशन के पास। ओके, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो डेटा एप्लीकेशन लेयर के पास गया, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो है उसका लेयर नंबर है 7। ठीक है, और वो आपका एक्चुअल डेटा है। अब ये जो एप्लीकेशन लेयर होगी ये डेटा को फॉरवर्ड करेगी किसको, इससे अगली लेयर को। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन लेयर का टास्क, सो एप्लीकेशन लेयर का जो टास्क है वो है कि आपको यूज़र इंटरफेस ये प्रोवाइड करती है। ओके, एक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करती है जिससे कि आप कम्युनिकेशन को ईजिली इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा एप्लीकेशन के पास गया और एप्लीकेशन लेयर ने डेटा को फॉरवर्ड किया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। ओके, और वो जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है कि डेटा का फॉर्मेट डिसाइड होता है कि वो डेटा किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा। मीन्स जैसे ह्यूमन रीडेबल से बाइनरी और बाइनरी टू ह्यूमन रीडेबल। ओके, तो वो जो ट्रांसमिशन होता है, वो जो कन्वर्जन सारा होता है, ट्रांसलेशन जो होता है, वो सारा प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। अब ये जो प्रोसेस है, जब हम डेटा को आगे भेजते जा रहे हैं और उस डेटा पे कुछ आगे प्रोसेस होती जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अटैच होती जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, सो यहाँ पे डेटा एनकैप्सुलेशन चल रहा है। पहले आपका डेटा लेयर 7 पे था, उसके आगे लेयर 6 पे कुछ प्रोसेस हुई। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अटैच हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसने डेटा का फॉर्मेट डिसाइड कर लिया। अब नेक्स्ट जो डेटा जाएगा वो जाएगा सेशन लेयर पे। अब सेशन लेयर क्या होती है, सेशन लेयर जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सेशन स्टैब्लिश करती है। ठीक है, और उस सेशन को वो तब तक मेंटेन रखती है जब तक कि आपका डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हो जाता। और जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ, जो सेशन लेयर है वो सेशन को टर्मिनेट कर देती है ताकि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट ना हो। ओके, देन एक बार सेशन स्टैब्लिश हो गया तो डेटा जाएगा फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ होती है, टीसीपी एंड यूडीपी। और इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम अच्छे से बात करने होंगे टीसीपी और यूडीपी के बारे में आने वाले वीडियोस में। ओके, सो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इस पर दो प्रोटोकॉल्स यूज़ होती है, टीसीपी एंड यूडीपी, एंड इस पर कुछ पोर्ट नंबर कॉन्सेप्ट भी होता है जिसके थ्रू ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सर्विस प्रोवाइड करती है आपकी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स को। ओके, अब यहाँ तक की जो लेयर्स थी आपकी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, इन सबको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। ओके, इन सबको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स क्योंकि आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों का जो टास्क है वो किसी एक एप्लीकेशन के द्वारा ही किया जाता है। एक एप्लीकेशन ही वो सारा काम करती है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। ओके, सो इसलिए इस ट्रांसपोर्ट लेयर को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ ओवरसाइट। ओके, क्योंकि एक इंटरकनेक्टिंग लेयर भी है, इंटरमीडिएटरी लेयर भी है जो आपकी से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर्स को कनेक्ट करती है, प्लस एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, अब यहाँ पे एक काम और होता है कि आपका जो डेटा है उसको यहाँ पे ब्रेक किया जाता है और डेटा के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उन टुकड़ों को हम बोलते हैं सेगमेंट। ओके, देन जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड टू एंड कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ, डेटा सेगमेंट्स में कन्वर्ट हुआ, उस डेटा को आगे फॉरवर्ड किया जाता है और फॉरवर्ड करके नेक्स्ट हो जाता है फिर नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, तो अब लेयर 4 पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच हुई जैसे कि टीसीपी, यूडीपी एंड पोर्ट इन्फॉर्मेशन अटैच हुई। उसके बाद डेटा आया कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर जो है उसका टास्क क्या है, वो आपका वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
कि आपका जो डेटा है वो बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे फॉरवर्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे स्पेशल डिवाइसेस यूज़ होती हैं इस काम के लिए, जिनको हम बोलते हैं रूटर। और रूटर्स के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। ओके, देन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच होगी वो आईपी एड्रेस होगी, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाती है तो उसके लिए ये आईपी एड्रेस का यूज़ करती है। ओके, देन आईपी एड्रेस में भी 2 वर्जन्स होते हैं, IPv4 एंड V6, सो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो नेटवर्क लेयर पे डेटा आया, उस पर कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा अटैच हो गया। ओके, देन डेटा फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट लेयर पे, जो कि आपकी डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर जो है उसको लेयर 2 बोलते हैं, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर पे स्पेशल डिवाइसेस यूज होती हैं डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, जिनको हम बोलते हैं स्विच। ओके, सो यहाँ पे स्विचेस का यूज़ होता है, और स्विचेस जो है वो मैक एड्रेस के बेस पे आपके डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। देन फाइनली आपका जो डेटा जाता है वो जाता है फिजिकल लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ से फिजिकल लेयर मीन्स अब यहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ होगा, जैसे नेटवर्क केबल्स हो गई, NIC कार्ड्स हो गए, हब्स हो गए, ये सब डिवाइसेस का यूज़ होता है। ओके, सो अब फिजिकल लेयर पे जब डेटा आ गया तो जो दोनों डिवाइसेस हैं, जो सेंडर और रिसीवर हैं, वो फिजिकली कनेक्टेड होती है। ओके, अब ये तो सारी प्रोसेस हो गई एनकैप्सुलेशन की, जहाँ पे सबसे पहले डेटा लेयर 7 पे था, उसके बाद एनकैप्सुलेट होके लेयर 6 पे आया, फिर लेयर 5, 4, 3, 2 एंड, ठीक है। इस तरह से डेटा पे एनकैप्सुलेशन मीन्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच हुई। अब जब डेटा फिजिकल लेयर पे आ चुका है तो रिसीवर इस डेटा को रिसीव करेगा। ओके, और जो रिसीवर एंड है उसकी तरफ जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो इस डेटा को ओपन करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी एनकैप्सुलेशन। ओके, सो जो सेंडर साइड पे डेटा है वो लेयर 7 टू लेयर 1 की तरफ जाता है, एप्लीकेशन टू फिजिकल। और जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे जो डेटा ट्रैवल करता है वो फिजिकल टू एप्लीकेशन ट्रैवल करता है, लेयर 1 टू लेयर 7। सो अभी सेंडर साइड पे जो भी सारे हेडर्स अटैच हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच हुई है डेटा के साथ, तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, हर एक लेयर अपना अपना हेडर रिमूव कर लेंगे। ओके, सो इस तरह से रिमूव करके फाइनल जो डेटा आउटपुट होगा वो जो रिसीवर है उसको मिल जाएगा। तो चलो डी एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस को देखते हैं एक बार। सो अब हम बात कर रहे हैं डी एनकैप्सुलेशन की। सो रिसीवर को डेटा रिसीव हुआ फिजिकल लेयर पे, और वहाँ से वो डेटा जाएगा लेयर 2 पे। ओके, अब लेयर 2 क्या करेगी, लेयर 2 आपकी लेयर 2 जो है वो सेंडिंग साइड की जो लेयर 2 ने जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अटैच की थी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो जो एक्स्ट्रा एड्रेस था, उसको रिमूव कर लेंगे। ओके, देन इस डेटा को फॉरवर्ड करेंगे कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे। तो इस तरह से डेटा मूव करेगा नेटवर्क लेयर पे, और लेयर 2 का हेडर रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही नेटवर्क लेयर क्या करेंगी, अपना लेयर 3 हेडर रिमूव करेंगी और डेटा को फॉरवर्ड कर देगी कहाँ पे, लेयर 4 पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डेटा को फॉरवर्ड करेगी कहाँ पे, सेशन लेयर पे। ओके, और वो अपना हेडर रिमूव कर लेंगे। इसी तरीके से फिर डेटा डी एनकैप्सुलेट होगा, फिर प्रेजेंटेशन पे जाएगा, फिर डी एनकैप्सुलेट होगा, फिर जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, एंड फिर फाइनल डेटा यूज़र को मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है जहाँ पे डेटा सेंडर टू रिसीवर ट्रैवल करता है। ओके, सो सेंडिंग साइड पे लेयर 7 टू लेयर 1, और रिसीविंग साइड पे लेयर 1 टू लेयर 7। और अब हम कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर OSI मॉडल के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे सभी को कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि वो एंड टू एंड या टॉप टू बॉटम ऑफ द मॉडल काम कर पाए, क्योंकि सबको अपने अपने लेयर पे काम करना होता है। लेयर 2 के लिए अलग एडमिन्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लेयर 3 के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक तो ओपन स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं, और मल्टी वेंडर इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो आसान हो जाती है। अब जैसे कि मान के चलते हैं, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि जो सारी एप्लीकेशन लेयर है, जो सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, जो आपके टॉप 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, सिर्फ आपको उन पे फोकस करना है।
बाकी लोअर लेयर्स जो हैं उन पे आपको फोकस नहीं करना है। और ऐसे ही आपका जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन में, कहीं अगर कोई इश्यू आ रहा है तो वो जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है तो वो भी आपका ईजियर हो जाता है। ओके, अब आपका जो OSI मॉडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उस, तो आप भी OSI मॉडल के हिसाब से ही सोचेंगे जब भी आप ट्रबल शूटिंग करने जाएंगे। और जब आप जॉब करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि आप जैसे L2 इंजीनियर, L3 इंजीनियर, L1 इंजीनियर, ठीक है, इस तरह से टेक्नोलॉजीज को डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, सो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन आपके OSI मॉडल के बारे में। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।